Now in this lecture we will talk about the transportation in the human beings. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कि कैसे सब्सटेंसेस जो होते हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, और ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, कितने पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में. ठीक है. मेटाबॉलिज्म के समय क्या होता है कि जब भी चीजें बनती हैं, नई चीजें बनती हैं या फिर चीजें ब्रेक डाउन होती हैं, उस कंडीशन में क्या होता है हमारी बॉडी में बहुत सारे वेस्ट सब्सटेंसेस बनते हैं. तो उन वेस्ट सब्सटेंस को सेल से लेके उसे बॉडी से थ्रोन आउट करना, गैसेस का जो एक्सचेंज है, न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना टू द डिफरेंट सेल्स, हर एक सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को लेके जाना. दिस इज ऑल डन बाय द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है. और इस सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिकली फर्स्ट पार्ट इज द फ्लूइड. फ्लूइड जो मीडियम है, वो मीडियम जो कि चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है एक व्हीकल की तरह है. ठीक है. एंड दैट मीडियम इज द ब्लड. वो मीडियम है हमारा ब्लड. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज हार्ट. हार्ट है जो पंप करता है ब्लड को, ठीक है, ताकि वो हर एक डिफरेंट पार्ट्स तक इजीली पहुंच जाए. तो सेकेंड पार्ट इज द हार्ट. एंड थर्ड इज ब्लड वेसल्स. अब जो ब्लड वेसल्स हैं, मतलब जो ट्यूब्स है हमारी पूरी बॉडी में जो नेटवर्क की तरह फैली होती हैं, वो है हमारी ब्लड वेसल्स. और इन ब्लड वेसल्स के अंदर जो होता है वो ब्लड फ्लो करता है. ठीक है. सो ब्लड जो फ्लो करता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है. तो दिस इज थर्ड पार्ट. देन द लास्ट पार्ट इज लिम्फ. लिम्फ जो है वो भी एक टाइप का फ्लूइड होता है जो इन बिटवीन सेल्स के प्रेजेंट होता है. वो भी एक सिस्टम बनाता है, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम, और उसका भी एक अलग रोल है. इन सभी चीजों के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे. तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद द फर्स्ट थिंग दैट इज द ब्लड. जो ब्लड है विच इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो ब्लड क्या है? सो वी ऑल नो द ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. What is blood? Blood is a fluid connective tissue. Fluid means liquid, connective tissue. Tissue means the tissue which is connecting different parts. और हमें पता है कि जो blood है वो different parts को connect करके रखता है. Hence it is called the connective tissue. अभी कैसे connect करता है? तो respiratory system जो lungs है हमारा, वहां से ऑक्सीजन को लेके आता है blood और उसको हर एक सेल्स तक डिस्ट्रीब्यूट करता है. उसके बाद बहुत जो डिफरेंट सेल्स है वहां से CO2 लाता है और वो लंग्स के पास लेके जाएगा. और जो ब्लड है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी के पास जाता है और फिर वो फिल्टरिंग का काम करेगा. जो ब्लड है वो नर्वस सिस्टम में जाएगा, ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा. तो डिफरेंट जो सिस्टम्स है हमारी बॉडी के वो इंटरकनेक्टेड हैं. ठीक है. इंटरकनेक्टेड है थ्रू द ब्लड. सो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू. इसीलिए हमारा जो ब्लड है इसे हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं. सो दिस ब्लड इज अ रेड fluid connective tissue. Why this is red? Because this is red in color. ये red color का होता है due to the presence of hemoglobin. हमारी blood में एक important substance present है, that is hemoglobin. एक pigment present है जो blood को red color provide करता है. So this is red fluid connective tissue. Second point कि इसका काम क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्लड. सो ब्लड ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स. इंपॉर्टेंट जो फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करेगा. तो ट्रांसपोर्ट कहाँ करेगा? तो पूरी बॉडी के सेल्स में जाके ट्रांसपोर्ट कर देगा. कहाँ से उठाएगा हमारे इंटेस्टाइन से, जहाँ पे हमारा फूड एब्जॉर्ब हो रहा है. सो इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स. ऑक्सीजन को उठाएगा फ्रॉम द एल्वियोली विच इज अ पार्ट ऑफ लंग टू द सेल्स तक जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. देन फ्रॉम द सेल्स इट कलेक्ट वेस्ट सब्सटेंस. वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करेगा. CO2 भी एक वेस्ट है जो कि बनती है, जो सेल्स में बनेगी. जितने भी वेस्ट सब्सटेंसेस हैं उनको लेके आएगा और ट्रांसपोर्ट करेगा. कहाँ लेके जाएगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी के पास लेके जाएगा, जहाँ से जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो हमारे फिल्टर आउट हो जाएंगे ब्लड से. तो इसका काम है मेनली ट्रांसपोर्ट करना इंपॉर्टेंट चीजों को और उसके साथ साथ वेस्ट चीजों को ट्रांसपोर्ट करना. एंड दिस इज द रोल ऑफ अवर ब्लड. अब ब्लड जो है, ब्लड में कितने कंपोनेंट्स है, क्या क्या चीजें ब्लड में अवेलेबल होती है. सो द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, फर्स्ट इज प्लाज्मा. जो हमारा ब्लड है उसमें पानी जैसा सब्सटेंस अवेलेबल है. ठीक है. पानी जैसा जो सब्सटेंस है जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, दिस इज प्लाज्मा. तो दिस इज लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट इन ब्लड. और हमारा जो पूरा ब्लड है उसमें 55% जो वॉल्यूम है ब्लड का, दैट इज ऑक्युपाइड बाय द प्लाज्मा. मतलब जो प्लाज्मा को अगर हटा दिया जाए आपके ब्लड से, तो आपके ब्लड में जो आरबीस, जो डिफरेंट सेल्स हैं वो ऐसी पड़ी रहेंगी, वो मूव नहीं हो पाएगी, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी, है ना. जैसे कि वाटर में चीजें मिली रहती तो वाटर फ्लो कर पाता है, बहता है. तो
वाटर की जो फ्लूइड नेचर है, बहने की जो प्रॉपर्टी है, उसके साथ चीजें हो रही है ट्रांसपोर्ट। तो प्लाज्मा जो क्या है वो पानी जैसा सब्सटेंस है जो आपके ब्लड में अवेलेबल होता है, जो कि 55% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। नेक्स्ट इज ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड इन प्लाज्मा। अब प्लाज्मा जो है जो पूरा लिक्विड होता है आपका, जो पूरा लिक्विड है जिसमें आरबीसीज प्रेजेंट है, कुछ डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होती हैं, कुछ आपकी प्लेटलेट्स प्रेजेंट हो गई, ठीक है। तो ये पूरी जो सेल्स देख रहे हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, इनके अलावा भी बहुत सेल्स होती है, तो वो ये पानी में ऐसी पड़ी होती है, सस्पेंडेड होती है। तो ब्लड सेल्स, कौन सी ब्लड सेल्स? ये सभी ब्लड सेल्स जो है आपकी प्लाज्मा में सस्पेंडेड होती है। प्लाज्मा जो होता है इसका काम क्या है? तो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है रेस्पिरेशन में हमने देखा था कि जो CO2 ट्रांसपोर्ट होती है तो उसे हीमोग्लोबिन कैरी नहीं कर पाता है ड्यू टू द लेस अफिनिटी, ठीक है। तो जो CO2 ट्रांसपोर्ट होता है वो डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, और मतलब प्लाज्मा के साथ वो डिजोल्व हो जाता है, ठीक है, और फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जो प्लाज्मा है वो CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है और नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि बनते हैं, और किस फॉर्म में? डिजोल्व फॉर्म में। तो डिजोल्व फॉर्म में इन चीजों का जो ट्रांसपोर्टेशन है इट इज मेनली डन बाय द प्लाज्मा। नेक्स्ट इज ब्लड सेल्स। मतलब जो ब्लड में जो सेकंड कंपोनेंट है ब्लड सेल्स। मतलब ब्लड में जो सेल्स हैं वो कितनी टाइप्स की होती है? तो वी नो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। फर्स्ट इज आरबीसी, सेकंड इज डब्ल्यूबीसीज एंड थर्ड इज प्लेटलेट्स। तो आरबीसी जो होती है दीज आर रेड ब्लड सेल्स, लाल कलर की सेल्स होती हैं। Why these are red in color? Due to the presence of red pigment, and that red pigment is the hemoglobin. Hemoglobin iron protein होता है। Hem means iron, globin means protein. So this is mainly made by the proteins, ठीक है। Inside it has iron element. Iron की presence की वजह से इसका जो कलर होता है वो रेड कलर का होगा। तो this is red blood cells। ये नॉन न्यूक्लिएटेड है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आरबीसीज होती है, ये सपोज आरबीसी सेल है, ठीक है। तो आरबीसी सेल के अंदर, हर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस अवेलेबल होता है वो न्यूक्लियस आरबीसीज में एब्सेंट होगा, वो न्यूक्लियस आरबीसीज में नहीं होता है, ठीक है। तो आरबीसीज ऐसी सेल्स है जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से ये अराइज हुआ कि जो आरबीसीज हैं फिर वो डिवीजन कैसे करेंगे, सेल डिवीजन कैसे करेंगे? तो मेनली जो आरबीसीज जो फॉर्म होती है वो हमारी बोन मैरो से होती है। जो आरबीस जो बनती है वो बोन मैरो से फॉर्म होती है। बोन मैरो मीन्स हमारी हड्डियों के अंदर जो सब्सटेंस अवेलेबल होता है जिसे हम बोन मैरो बोलते हैं, और ये बोन मैरो जो होती है उनमें भी कुछ स्पेशल सेल्स होती है जिसे हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। वो क्या करती है? इन आरबीसीज को बनाती, उनमें ये कैपेसिटी होती है कि वो नई नई आरबीसीज को बना सके। तो इस वजह से आरबीसीज के पास न्यूक्लियस ना भी हो तो वो इजीली कोई प्रॉब्लम इनमें नहीं होती है, क्योंकि उनका प्रोडक्शन कोई और कर रहा होता है, दैट इज बोन मैरो, ठीक है। तो बोन मैरो इनका प्रोडक्शन करती है, फॉर्म करती है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट, यस वी नो आरबीसी कंटेन्स हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट है विच गिव्स रेड कलर टू द ब्लड। आरबीसीज का काम क्या है? तो आरबीसीज का काम है मेनली ऑक्सीजन को कैरी करना। कैसे? क्योंकि आरबीसीज, सपोज आपकी आरबीसी सेल है, तो आरबीसी के सेल के अंदर बहुत सारा पिगमेंट है और यही है आपका हीमोग्लोबिन। अब इस हीमोग्लोबिन में, इस एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में होता है एक आयरन, इस हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर होता है एक आयरन एलिमेंट, और ये आयरन एलिमेंट की कैपेसिटी होती है कि 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को वो एक साथ उठा के कैरी कर ले, ठीक है। मतलब एक हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो सकता है, बाइंड हो सकता है और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो मतलब इसका जो काम है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, और मैंने आपको रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में बताया था कि ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन को फॉर्म करता है, फिर वो ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन का, तो इट कैरी ऑक्सीजन टू द सेल्स, अलग अलग सेल्स तक ले जाएगा ऑक्सीजन को और वहां पे छोड़ देगा। नेक्स्ट पॉइंट है शेप। तो इसका शेप क्या होता है? द शेप ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इज, जो शेप होता है आरबीसी का वो होता है बाई कॉन्केव शेप। बाई कॉन्केव मतलब कि कॉन्केव अगर आपको पता होगा तो कॉन्केव ये होता है,
अब यहाँ पे लगा है बाई, तो बाई मीन्स टू, तो दो कॉनकेव के पार्ट होंगे, दिस इज वन पार्ट ऑफ कॉनकेव, सो दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ कॉनकेव, तो ये हो गया बाई कॉनकेव, 1 and 2 बाई कॉनकेव मीन्स दिस शेप इज बाई कॉनकेव। तो कहने का मतलब जो आरबीसी का शेप होता है वो इस तरीके का होता है, लाइक दिस, है ना। कहने का मतलब अगर आप ऐसे देखेंगे तो सेल्स के अंदर बीच में जो होगा ना, वो बीच में हल्का गड्ढा होगा और फिर ये फूली हुई रहेगी इस टाइप से, ठीक है। तो बीच में गड्ढा होता है, यहाँ से ऐसे उभरी स्ट्रक्चर रहेगा, तो बीच में डिप्रेशन, ये डिप्रेशन है और यहाँ उभरा स्ट्रक्चर है, तो शेप इसका कैसा होगा, बाई कॉनकेव शेप का होगा। इसकी लाइफ स्पेन 120 डेज। एक आरबीसी जो होती है वो 120 दिन के लिए जिंदा रहेगी, लाइव रहेगी, उसके बाद वो खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसके बाद नई आरबीसीज बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डब्ल्यूबीसीज। तो डब्ल्यूबीसीज जो होती है, दीज आर व्हाइट ब्लड सेल्स। ये व्हाइट क्यों होती है, क्योंकि इनके अंदर ऐसा कोई पिगमेंट नहीं होता जो आरबीसीज के अंदर होता है, इनके अंदर कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो दीज आर व्हाइट ब्लड सेल्स। ये न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब ऐसी सेल्स हैं ये जिनके पास खुद का न्यूक्लियस है, ये ऐसी सेल्स है जिनके पास खुद का एक न्यूक्लियस है, ठीक है। आरबीसीज के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, दिस इज ओनली सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच डजंट कंटेन द न्यूक्लियस इनसाइड इट, ये अकेली ऐसी सेल है। देन नो पिगमेंट प्रेजेंट, हमें पता है इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता। डब्ल्यूबीसीज का काम होता है इट फाइट अगेंस्ट डिसीजेस, जो बीमारियां होती हैं उनके अगेंस्ट में ये फाइट करता है, ठीक है। तो इसका मेनली काम है फाइट करने का और प्रोटेक्ट करना हमारी बॉडी को। बाहर का कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आता है, कोई भी हो, चाहे बैक्टीरिया हो, इट मे बी अ वायरस और एनी प्रोटोजोआ एनीथिंग, ठीक है। तो जो हमारी फाइट करने का जो काम है वो डब्ल्यूबीसीज का ही काम होता है, ठीक है। ये प्रेजेंट होती है ब्लड में। इनका साइज है बहुत छोटा, इसका साइज होता है, स्मॉलर साइज होता है इफ वी कंपेयर इट विद आरबीसीज। लाइफ स्पेन इसकी जो होती है 3 से 4 दिन की, मतलब एक डब्ल्यूबीसी जो सेल होगी वो 3 से 4 दिन ही लाइव रहती है, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे एक चीज और बताना है मुझे कि आरबीसी जो होती है इन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। दीज आरबीसीज ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो मीन्स रेड, साइट्स मीन्स सेल, एंड डब्ल्यूबीसी जो होती है इन्हें हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी जो होती है इन्हें हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, और जो प्लेटलेट्स होती है इनका नेम है थ्रोम्बोसाइट्स। हर एक सेल का बायोलॉजिकल नेम होता है, तो प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को लिम्फोसाइट्स एंड आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स। अब प्लेटलेट्स क्या होती है, तो प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स से हमें पता है इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेल है हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्लड क्लॉट होता है, ब्लड क्लॉट मतलब जो थक्का बनता है खून का, वो प्लेटलेट्स की वजह से ही बनता है। कैसे, वो अभी मैं बताऊंगी आपको। एट द टाइम ऑफ इंजुरी, जब इंजुरी होती है या कट वगैरह लग जाता है, जब ब्लड बाहर आने लगता है, तो उस कंडीशन में आपकी जो प्लेटलेट्स हैं वो थक्का बनाने में मदद करती हैं, ठीक है। अब ये कैसे मदद करती है, सपोज आपकी बॉडी है और यहाँ पे कट लग गया, ठीक है, यहाँ पे आपको कट लग गया और यहाँ से ब्लड बाहर आ रहा है, तो जब ये ब्लड बह रहा होता है, ठीक है, जब ब्लड बह रहा है, यहाँ पे कट लग गया तो ब्लड ये बाहर आने लगेगा। अब इस ब्लड में आपकी कुछ दूसरी सेल्स हैं जो हम प्लेटलेट्स बोल रहे हैं। अब ये प्लेटलेट्स क्या है, ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हैं, ये प्रोटीन से बना होता है। तो ब्लड में जब ये प्लेटलेट्स अवेलेबल होंगे तो पूरे जो प्लेटलेट्स होंगे वो यहाँ पे आके ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे, मैश लाइक नेटवर्क फॉर्म करेंगे, ऐसा पूरा जाल बना देंगे ऐसा, क्योंकि प्रोटीन से बने फाइबर्स है ये। अब ब्लड से आके ये पूरा इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे, फिर जो भी ब्लड रहता है उसे बाहर नहीं आने देंगे, तो उस कंडीशन में जो ब्लड है आपका वो वहां पे बहना बंद हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात? मतलब जो प्लेटलेट्स हैं ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं। जब भी हमें कट वगैरह लग जाता है तो आपने देखा होगा कि कुछ समय ब्लड बहता है, बट उसके बाद ऑटोमेटिकली कुछ समय बाद वो ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो बहना बंद क्यों होता है? क्योंकि आपके ब्लड में से जो प्लेटलेट्स हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया पे आके इकट्ठी हो जाती है और पूरा मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। फिर अंदर से जो ब्लड है वो बाहर नहीं आ पाता है, ये सूख जाता है, और सूखने के बाद
कुछ समय बाद जो आपकी सेल्स होती है, सेल डिवाइड होके, सेल डिवीजन करने के बाद वहां पे एक पतली सी लेयर बन जाती है। तब तक ये वहां पे एक्यूमुलेटेड रहती है, डिपॉजिटेड रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये थक्का बना के ब्लड को लॉस नहीं होने देती। एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इट प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ ब्लड दैट लीड्स टू लो प्रेशर विच रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम। मतलब कि आपकी अगर बॉडी से, जब बॉडी से बाहर ब्लड निकल के आएगा और यहाँ पे कुछ होल हो गया है, तो इस कंडीशन में आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें जो प्रॉपर प्रेशर जो मेंटेन रहता है आपकी बॉडी के अंदर वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब यहाँ से ब्लड निकलने लगेगा ना, तो इस कंडीशन में आपकी बॉडी से यहाँ से ब्लड बहुत ज्यादा स्पीड में निकल जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपका जो पंपिंग सिस्टम है, जो प्रॉपरली आपका हार्ट पंप कर रहा है, वो इफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा। ऐसे आप समझो कि अगर कोई पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है और उसमें होल हो गया, होल होने की वजह से आपने देखा होगा कि लास्ट में जो वाटर होता है उसमें प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर का जो फ्लो होता है वो धीरे धीरे स्पीड उसकी कम हो जाती है, और जहाँ पे होल हो जाता है वहां से बहुत स्पीडीली वो वाटर बाहर निकलने लगता है। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी में होता है कि ये क्या करते हैं, लीकेज जो होती है, लीक जहाँ से ब्लड हो रहा है उसको रोक देता है। अगर लीकेज को नहीं रोकता है हमारा प्लेटलेट्स, जिसकी वजह से अगर बॉडी में प्रेशर कम हुआ तो हमारा जो पंपिंग सिस्टम है जो इफिशिएंटली वर्क कर रहा है वो उतना इफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करता है, लीकेज को प्रिवेंट करता है। कौन, हमारी प्लेटलेट्स। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो फंक्शंस ऑफ ब्लड में फर्स्ट जो फंक्शन है दैट इज द इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। मतलब जो ब्लड है वो डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ट्रांसफर करता है। न्यूट्रिएंट्स मतलब जो भी हमारे फूड में अवेलेबल होते हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, उनको ट्रांसफर करता है टू द रिस्पेक्टिव सेल्स, हर एक सेल्स तक पहुंचाने का काम करेगा, ताकि या तो स्टोरेज हो सके, मतलब कि कोई भी जो न्यूट्रिएंट है वो सेल्स में ले जाएगा स्टोरेज के लिए, या फिर कोई भी न्यूट्रिएंट को ले जाएगा सेल में ताकि उसका ब्रेकडाउन होके कोई नई चीज बन सके, या तो ऑक्सीडेशन के लिए जो रेस्पिरेशन में होता है, फूड बर्न होता है, एनर्जी बनती है, ठीक है। तो या तो स्टोरेज के लिए फूड न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, या फिर ऑक्सीडेशन के लिए मतलब कि बर्न आउट हो रहा है फूड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, या फिर कोई न्यू सब्सटेंसेस को बनाना है, उस कंडीशन में ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, आई मीन ट्रांसफर होता है न्यूट्रिएंट्स का। सेकेंड फंक्शन इज इट ट्रांसपोर्ट्स एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। मतलब हमारी बॉडी के अंदर चीजें, नई नई चीजें बनती हैं और नई नई चीजों के साथ कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस भी बनते हैं। तो उन वेस्ट सब्सटेंस को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना, रिमूव आउट करना, क्योंकि वेस्ट सब्सटेंस हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, आई मीन यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो वो हार्मफुल है, कोई काम के नहीं है। तो अब उनका काम क्या है कि उनको रिमूव आउट करना है बॉडी से। तो ब्लड क्या करेगा, उसको लेके जाएगा किडनी तक, ठीक है, और ये सब फिल्टर आउट हो जाएगा हमारा ब्लड। तो ये सब्सटेंसेस जो होते हैं वो रिमूव आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट है इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यस, लंग्स से ऑक्सीजन को लेता है और फिर ब्लड हर एक सेल्स तक पहुंचाता है। सेल्स से बनने वाली जो CO2 होती है, आफ्टर द सेलुलर रेस्पिरेशन दैट CO2 इज ट्रांसपोर्टेड अप टू द लंग्स, है ना। लंग्स के पास से वापस उल्टा पाथवे ट्रैवल करते हुए नोस्ट्रल्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ऑक्सीजन को एंड CO2 को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी हमारे ब्लड का होता है। नेक्स्ट इज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिसीजेस। तो ब्लड में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज WBC। WBC ये काम करता है कि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं या हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, उनको ये क्या करता है, उनके अगेंस्ट में फाइट करता है। बाय फैगोसाइटोसिस उनको किल कर लेता है, खा लेता है, और इस तरीके से डिसीजेस नहीं होने देता ह्यूमन बींग्स में। नेक्स्ट इज इट ट्रांसपोर्ट्स हार्मोन्स टू टारगेट ऑर्गन्स। तो आपकी बॉडी में जो भी ऑर्गन्स हैं जो कुछ ऐसे सब्सटेंस को निकाल रहे हैं, जो ऐसे केमिकल्स को बना रहे हैं, और वो केमिकल्स हमारे होते हैं हार्मोन्स। उन हार्मोन्स को एक प्लेस से, आई मीन ऑर्गन से, जो ऑर्गन रिलीज कर रहा है वहां से टारगेट ऑर्गन तक, टारगेट ऑर्गन मतलब जहां पे उस हार्मोन की डिमांड है, जरूरत है, वहां तक उस हार्मोन को ले जाने का जो काम रहेगा वो आपका ब्लड करेगा। सपोज फॉर एग्जांपल कि आपकी जो पेनक्रियाज है वो एक ग्लैंड है, जो कि हार्मोन रिलीज करती है, और ये रिलीज करेगी इंसुलिन, ठीक है। और ये इंसुलिन हार्मोन रिलीज करेगी। ये जो भी हार्मोन, जो भी लिक्विड बनाते हैं वो ब्लड में ही रिलीज करते हैं। फिर ब्लड जब सर्कुलेट होता है तो सर्कुलेशन के समय ये
जो हार्मोन है आपका रिस्पेक्टेड जो सेल्स हैं वहां पे ये जाएगा और वहां पे ये एक्ट होता है। तो इस कंडीशन में जितने भी आपकी ग्लैंड्स हैं वो जो हार्मोन्स रिलीज करेंगे वो आपका फर्स्ट ब्लड में जाएंगे और ब्लड से फिर टारगेट ऑर्गन्स में जाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज इट मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन करता है कि ह्यूमन बींग्स तो वार्म ब्लडेड है, तो जब भी सेल्स में कोई भी फूड अगर ब्रेक डाउन होता है तो उस कंडीशन में वहां पे लार्ज अमाउंट में हीट बनती है। अब उस हीट का जो ट्रांसपोर्टेशन, वो जो हीट है वो ब्लड के थ्रू ही पूरे बॉडी ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इस तरीके से हीट का भी ट्रांसफर का जो काम होता है वो ब्लड के थ्रू ही होता है। इट मेंटेन्स प्रॉपर वाटर बैलेंस। तो वाटर बैलेंस, बॉडी में जो वाटर बैलेंस है, मतलब जो भी वाटर होता है उस वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो ब्लड के थ्रू ही किया जाता है। ठीक है, तो जो ब्लड है वो क्या करता है, वाटर को मेंटेन करने का काम करता है। बहुत ज्यादा वाटर भी नहीं रखता है, और ज्यादा वाटर है तो उसको फिल्टर आउट हो जाता है, अगर कम वाटर है तो उसको एब्जॉर्ब करता है। तो ये इसका काम है कि इट मेंटेन्स द वाटर बैलेंस, वाटर को मेंटेन बैलेंस करके रखता है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट फंक्शन इज इट मेंटेन्स पीएच ऑफ ब्लड। पीएच ऑफ ब्लड मीन्स हमारा जो ब्लड है उसकी एक पर्टिकुलर पीएच होती है, मतलब कि ये जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा भी बेसिक नहीं होना चाहिए, एल्कलाइन नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा ब्लड होता है उसमें अगर बहुत ज्यादा CO2 बन जाए या फिर बहुत ज्यादा CO2 एक्यूमुलेट हो जाए तो उस कंडीशन में हमारा जो ब्लड है वो बहुत एसिडिक हो जाएगा, और अगर ब्लड एसिडिक हो गया तो वो उस कंडीशन में प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। एसिडिक ज्यादा होना मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम होना। ठीक है, तो अगर CO2 ज्यादा होगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगी ब्लड में, जो कि सही नहीं है हमारे ब्लड के लिए। तो जो पीएच होती है ब्लड की वो मेंटेन करके रखता है, कैसे, बाय रिमूविंग आउट एक्सेस ऑफ CO2 फ्रॉम द ब्लड। ज्यादा अमाउंट में जो CO2 होती है उसको रिमूव करके अलग हटा देता है। ठीक है, ब्लड से इस तरीके से ही क्या करता है कि ब्लड की जो पीएच है, पर्टिकुलर पीएच को मेंटेन करता है, बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होने देता है, बाय रिमूविंग आउट द CO2, एक्सेस CO2 फ्रॉम द ब्लड। So these are the functions of the blood. After this we will see the next point of the circulatory system, that is heart.